बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, नए साल की आमद है और इसके साथ ही वो कहते हैं कि गलियां हो गई सुंजियां ते विच मनपसंद उम्मीदवार फिरे। तहरीक इंसाफ के जितने भी बड़े खिलाड़ी थे वो मुकाबले से पहले ही आउट कर दिए गए। तहरीक इंसाफ के जो गैर मारूफ उम्मीदवार थे वो भी मुस्तरद हो गए अपने कागजात समेत। सवाल ये है कि क्या जो तहरीक इंसाफ अपने खंबों के वोट की बात करती है तो क्या तहरीक इंसाफ के खंबे भी अब खतरे की अलामत बन चुके हैं? इसके ऊपर हम तफसील से बात करने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी अहम डेवलपमेंट यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब के रास्ते की एक आखिरी रुकावट है ताहियात नाहिली वाला जो मामला है। कल मुतवक्के है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से ताहियात नाहिली का फैसला आ सकता है। जो कानूनी मामलात है उसके ऊपर भी बड़ी तफसील से हम आमिर साहब का तजिया शामिल करेंगे, मगर इसके साथ साथ अपने देखने वालों के लिए शामिल करेंगे ये तमाम मालूमात की कितनी बड़ी तादाद में कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, कौन से ऐसे बड़े नाम थे जो कि मैदान से जबरदस्ती उठाकर बाहर फेंक दिए गए हैं। ये मुकम्मल एक पिक्चर है जो अपने देखने वालों के लिए आज प्रोग्राम मुकाबले में हम सामने रखेंगे। नए साल की आमद है आमिर साहब, आपको और तमाम देखने वालों को नया साल 2024 बहुत ज्यादा मुबारक हो। मगर इस मुबारक के साथ भी एक सवाल भी मेरा ले ले। पहले ये पिछले साल 2023 के 31 दिसंबर तक कहा जा रहा था, तासुर था कि जी क्या होगा, कौन जीतेगा। अब ये वाशगाफ अल्फाज में लिखा हुआ नजर आ रहा है कि फैसला हो चुका। जी, नया साल शुरू हो चुका है और मैं कहूँगा कि ये अच्छा शगुन नहीं है कि कोई अच्छी खबरें नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह की ये मार धाड़, ज़बरदस्तियाँ, उठाने जाना, मुकदमात ये जो चल रहा है, तो ये कोई अच्छे शगुन नहीं है। इनसे मुल्क तरक्की नहीं करते, इससे उनमें सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, सियासी इस्तेहकाम नहीं आता तो इक़्तिसादी इस्तेहकाम नहीं आता, तो ये मुल्कों के लिए अच्छा नहीं होता। और मैंने कम अज़ कम मुझे 85 से तो तमाम इलेक्शन ये शर्फ हासिल रहा है, क्लोजली एज ए जर्नलिस्ट कवर भी किए गए हैं, मॉनिटर भी किया है, सब कुछ देखा है। उससे पहले जो इलेक्शंस हैं, हल्की सी 77 की याद है, स्कूल में छुट्टियां हो गई थी हमें, तो हम तो इस बात भी बड़े खुश थे कि कर्फ्यू हो गया तो इम्तिहान नहीं देने पड़े। 70 की और बाकी चीज़ों की जो है वो हमने मुतालिया किया है या बुज़ुर्गों से सुना है कि क्या हालात रहे हुए थे, मगर क्लियरली इस बात पे तमाम लोग ये मुत्तफिक हैं कि ऐसे हालात कभी नहीं थे। मार्शल लॉ में भी ऐसे नहीं थे। 2002 का इलेक्शन भी हमने देखा, मार्शल लॉ के अंदर हुआ था, ये हालात नहीं थे। एक मुनासिब उनको भी एक फिग लीफ रखा गया जाता था। मैं ये हमेशा फिग लीफ कहता रहता हूँ कि उर्दू में ये जो कहते हैं पर्दा रख लेना, वो पर्दा नहीं है, एक शर्म को थोड़ा सा मलूज़े क़त रखा जाता था। अभी टोटल बेशर्मी है। ना 85 में ऐसी देखी, ना हमने 2002 में इस तरह की देखी, ना 2008 में ऐसी देखी जो इस तरीके से हो रहा है। उससे क्या है, आपका सारा निज़ाम बैठ जाता है, आपका सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशल सिस्टम है वो बिल्कुल बैठ जाता है और उसके असरात होते हैं। उससे क्या होता है, इंसाफ ख़त्म हो जाता है। इंसाफ ख़त्म होता है तो मुआशरे के अंदर जो है एक केओस होता है कि आपका जब एसपीओ डीसीओ को इस काम पे लगा दें कि लोगों की मार धार करनी है, तो वो फिर उसके बाद वो सिर्फ ये नहीं है कि आपके मुखालफों की मार धाड़ करते हैं, वो पूरे मुआशरे में जो भी आता है उसके साथ मार धाड़ होनी शुरू हो जाती है। अदालतें जब एक पार्टी को या एक तबके को ये अपना मिशन बना लें कि उन्होंने कॉर्नर पे लगाना है, तो उसका एक चीज़ नहीं है, इस तमाम चीज़ें जो है ना एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, कड़ी से कड़ी मिलती है, इस तरह निज़ाम बनते हैं। ये नहीं होता कि एक कड़ी को आप ख़राब कर दें तो आप कहें जी बाकी कड़ियाँ ठीक रहें, ऐसा होता नहीं है। ये तारीख़ का सबक है। सुबह एक चीज़ नए साल की इब्तिदा है कि इसमें इस तरीके से कि पहले हमने देखा कि लोगों को जो उठा लिया गया, इश्तिहारी कर दिया, कुछ दौड़ गए, कोई मुकदमात में कर दिया, जेल में ठोक दिया। उसके बाद इलेक्शन का प्रोसेस बड़ी मुश्किल से अदालत के कहने पे और बड़ी बादल नखास्ता ये शुरू किया गया, डिले किया गया, लटकाया गया, अब जाके होने लगा है। तो अब ये क्लियरली नजर आ रहा है कि नॉमिनेशन पेपर तो हो गए, कि बजाय इसके कि इलेक्शन के दिन जो है मुसीबत करनी पड़े कि लोगों को ठप्पे लगाने पड़े और जो आरटीएस सिस्टम बिठाना पड़े, तो पहले है कि लोगों को इलेक्शन में आने ही ना दो, वहीं पर और बिल्कुल रोक दिया जाए। सो क्लियरली जो है कहने के तो ये फिगर्स हैं विच डू नॉट मीन एनीथिंग, कि आप कह सकते हैं कि जी बताया जाता है
कि जी 22,000 जो है ना कौमी सूबाई असम्बली के कागजात जो है तकरीबन जो है ना वो दुरुस्त मान के एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, और जो है तकरीबन बजाए गए मुस्तरद होने वाले वो सिर्फ जो हैं वो 1-2 हज़ार हैं। मगर ये जो फिगर्स हैं दे डू नॉट टेल दी होल स्टोरी। दी होल स्टोरी इज़ कि इसके अंदर जो हैं जो मुस्तरद हुए हैं उसके अंदर टारगेटेड जो है ना 90% जो लोग हैं वो तो पीटीआई के हैं, और पीटीआई के भी जो तमाम ही फर्स्ट और सेकंड टियर के सरकर्दा लोग हैं तमाम ही सूबों में, ये सिर्फ पंजाब में नहीं हुआ, ये बलूचिस्तान में, केपी में, सिंध में, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है चुन चुन के लोगों को किया गया है। कि इसके बाद आप देखिए ना किन क्या नहीं हुए जी। इमरान खान पहले ही आउट थे तो कन्विक्शन थी उनकी, उम्मीद की जा रही थी कि उनके नहीं होंगे, उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट कर ली थी मगर वो फिर भी उसकी माफ़ी तलफी नहीं हुई। उसके बाद जो उनका लाहौर से सारा टियर है कि यास्मीन राशिद के रिजेक्ट हो गए, माद अजहर के हो गए, उसके बाद मुल्तान से शामुद कुरैशी के, उनके बेटे जैन कुरैशी के, फिर मेहरबानो कुरैशी उनकी साहबजादी के वो बिल्कुल कर दिए गए। उसके बाद एक लंबी लिस्ट है, आप भी मेरी लिस्ट पढ़ते जाएं। आमिर साहब जो पहले लाहौर के मैं जरा पढ़ दूं कि जो है परवेज लाई साहब जो है, मुनिस लाई साहब उनके साहबजादे वैसे भी एग्जाइल में थे मगर यहाँ उनके पर्चे। कानून कहता है कि आप एग्जाइल में भी हों, एब्सकॉन्डर भी हों तो आपके कागज़ात नामजदगी दाखिल हो जाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्शनें लगती हैं, फिर उसके बाद अगर एतराज़ा ठोस हों तो फिर आप वो करते हैं कागजात। उसके बाद जो है इस तरह ही आप आगे चले जाएं, पिंडी में चले जाएं तो शेख रशीद साहब के रिजेक्ट हो गए हैं, और शेख रशीद साहब को मैं देख रहा था बड़े अक्सर जो वजूहात हैं वो बड़ी मज़का खेज़ है। मरी में एक रेस्ट हाउस में वो गए थे, वहाँ उन्होंने किराया नहीं दिया था, इस बुनियाद पे शेख रशीद साहब जो है मैं समझता हूँ वो रिकॉर्ड होल्डर है, क्योंकि 1985 से चंद लोग हैं, चौधरी निसार उनमें से हैं जो लगातार आ रहे हैं। शेख रशीद भी कदू का दफ़ा हारे हैं, तकरीबन जो है 8 दफ़ा के विनर जो लोग हैं। 94,000 का बिल है जो शेख साहब के पल्ले 94,000 रुपये का बिल जो उन्होंने नहीं दिया कि मरी के अंदर एक रेस्ट हाउस के अंदर, तो बाकियों के भी इस तरह है, किसी का बिजली का बिल पकड़ लिया है, किसी का कहा जी फलाने ने से एक सिलाई मशीन, किसी के जो है टांगा चोरी, किसी का अजीब अजीब मसका मशीन चोरी, तो उससे अदालती निज़ाम के ऊपर मजीद धब्बे आ जाते हैं। इस तरह ही आप केपी में चले जाएं तो कोई रह नहीं जाता। वजीर अली मोहम्मद खान, असद कैसर, शहराम खान, मुराद सईद, उसके बाद कराची चले जाएं तो फरजोज शमीम, हलीम आदिल शेख, आलमगीर खान, खुरम शेख अवान। उसके बाद बलूचिस्तान में जो है अख्तर मेंगल जो है वो दोनों हलकों से और सूबाई असम्बली से उनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। कासिम सूरी के मुस्तरद हो गए हैं। इस तरह ही सिंध के अंदर जो है वहाँ भी सिर्फ ये नहीं है कि पीटीए के किए गए हैं, वहाँ पे जुल्फकार जो है मिर्जा जुल्फकार और फहमीदा उनकी बेगम साहबा, उन सब के भी कर दिए गए हैं। और इस तरह ही कराची के अंदर जो है तमाम पूरे पाकिस्तान में जो है वो झाड़ू फेर दिया गया है। नहीं, झाड़ू तो मोस्टली आमिर साहब पीटीआई के ऊपर फेरा है, वो दाएं बाएं के कुछ लोग दाएं बाएं से निकल गए हैं, असल झाड़ू पीटीआई के लिए पीटीआई के लिए भी उन्होंने चुन चुन के टारगेटेड था कि ये लोग हैं, इनको नहीं, बजाय इसके कि हम ये कह रहे थे कि जनाब लोग निकल आएंगे टर्न आउट, और जब लोगों का एकदम से इतना ज्यादा वो ओवरवेलमिंगली जो है ना लोग इन्वॉल्व हों तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। शफकत महमूद साहब के एक्सेप्ट हुए हैं आमिर साहब, शफकत महमूद साहब के एक्सेप्ट हो गए हैं, बीच में इस तरह कुछ लोगों के कुछ लोग तो कह रहे हैं बुज़दार साहब ने समझदारी की, उस्मान बुज़दार के भी बुज़दार के हो गए हैं। हालांकि इस तरह ही सलमान जो वकला हैं कई सीनियर हजरात उनका मुश्किल हो जाता है तो उनके एक्सेप्ट हो गए हैं। सलमान अकरम राजा साहब के भी हो गए हैं। अच्छा जी, किन जिन के जो है मुस्तरद नहीं और पास हो गए हैं, जो नवाज शरीफ साहब ऑब्वियसली सारा ख़ानदान जो है, हमजा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहबा, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब, उनका भी सेकंड, तमाम उनकी जो कैबिनेट थी, अयाज सादिक जो हैं, ख्वाजा आसिफ, खुरम दस्तगीर, तीन
जनवरी उसकी लास्ट है, जब तक आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर जा सकते हैं आमिर साहब। जी नहीं, वो तो जाएंगे ना, फिर उनके ऊपर कार्रवाई होगी, फिर फैसले आने शुरू हो जाएंगे। अब दो तरीके हैं इनके पास के, एक तो ये कि जाहिर है वो इसमें ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, मगर जब अब एक पार्टी के टारगेटेड सीधा लोगों को किया जाता है तो एक नज़र आ रहा है, एक बच्चे को भी नज़र आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो ये सिर्फ ट्राइब्यूनल्स का मसला नहीं है, फिर ये बताया था कि अगर इसके ऊपर ये निज़ाम सारा रिग कर लिया है तो ट्रिब्यूनल भी रिग हो जाएंगे। तो उसूली तौर पे तो ये बनता है कि सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ से बड़ी अदालतों से किसी को नोटिस लेना चाहिए था। अब देखें, एक तरफ कॉन्ट्रास्ट ये है कि ये पूरे पाकिस्तान का निज़ाम रिग हो गया और ये लोगों को ये 2-3 दिन से चल रहा है, रोज़ की ये हो गई है, ये नज़र आ गई है इनकी। उस्मान डार की वालदा के भी रिजेक्ट हो गए हैं, उमर डार जो है उनकी भाभी के भी जो है रिजेक्ट हो गए हैं। तो ये अब ये 2-3 दिन से चल रहा है, लोगों के एक नई तरीका वारदात हर दफ़ा निकाला जाता है। अभी वो जो तायीद करने वाले थे और जो तजवीज़ करने वाले थे उनको उठाया जाता रहा, और ब्लैटिटली अदालतों के अंदर हो रहा है, आरओज़ के दफ्तरों में हो रहा है, पुलिस वाले कई दफ़ा खुद रो रहे हैं कि जनाब क्या करें, ऊपर से ऑर्डर है। तो एक मजाक उड़ाने वाली बात है, उससे पहले उससे बेहतर है, मैं समझता हूँ कि कम अज़ कम मार्शल लॉ में ये था ना कि एक लाइन लग गई है कि जनाब ये मार्शल लॉ है, यहाँ पे आके किसी के बुनियादी हकूक नहीं है, जिसने जो करना है कर ले। अब ये इनको ये ज़्यादा मैं समझता हूँ ख़राब चीज़ होती है कि आपने कानून रखे हुए भी हैं, आपका आइन भी मौजूद है, इदारे भी मौजूद हैं, और उनके होते हुए ये एक शर्मनाक किस्म के तरीके से किया जाए तो फिर ये ट्राइब्यूनल्स का भी वलीया नहीं है। और दूसरा कॉन्ट्रास्ट ये है कि गलबन कल जो है नवाज शरीफ साहब की अब एक आखिरी, वैसे तो उनके पेपर एक्सेप्ट हो गए हैं कि एक्सेप्ट होने का उनका ये मतलब है कि उनकी कन्विक्शन है, अभी कन्विक्शन उनकी नहीं की, तो कानून उन्होंने पास कर लिया हुआ है। तो उन्होंने कहा जी, आरओ साहब ने ये ऑब्जेक्शन नहीं लगाई कि अभी कानून, ये कोई बहस था कि जो इलेक्शन कमीशन का तरमीम है नाअहली जो है परमानेंट तायार ख़त्म कर दी गई है, क्या ये आइनी तरमीम या आइनी फैसले की रिव्यू के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट से होना था, तो एक्सेप्ट तो पहले ही हो गया, मगर एक फिर भी एक ऑब्जेक्शन हो सकती है खड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल वो पेशी लग गई है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने वो बेंच बन गया है 7 मेंबर का गालबन, और कल जो है सुबह के वक्त वो पेशी में क्लियरली नज़र आ रहा है अदालत का कि ठीक है, इस फैसले के ऊपर बड़े लोगों को एतराज़ात थे और शायद ये ज़रूरत भी थी रिव्यू करने की, मगर जो टाइमिंग है, जिस तरीके से ये किया जा रहा है कि एक तरफ पूरे मुल्क के अंदर ये इदारों के परखच्चे उड़ा दिए गए हैं, पुलिस थाना कचहरी मजाक बन के रह गई है। और ये देख रहे हैं कि कल, हालांकि ये वो दूसरी टेकअप है, किसी और फैसले में ये भी याद रहे कि ये जो है केसरानी साहब का एक और पिटीशन थी जिसके अंदर ये फाइज़ साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि ये 2 कवानीन नहीं हो सकते कि इसमें आईनी, ये जो तरमीम आ गई है इलेक्शन एक्ट के अंदर आईनी मसला है, इसलिए ये तजवीज़। सो ये देखना है कि उसके अंदर ये जो सारा माहौल है जिसके अंदर ये किया जा रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट कल इसके ऊपर कुछ टेकअप करती है कि चले सुओ मोतों पे जो एतराज़ होता है, मगर ये काफ़ी सारी पिटिशनें पड़ी हुई हैं उनके पास, पड़ी हुई हैं कि जनाब ये देखें पूरे मुल्क के अंदर बिल्कुल नाक के नीचे सुप्रीम कोर्ट का ये हो रहा है। तो कल ये एक नज़रें हैं, अदालतों में नज़रें हैं, वो इसलिए भी हैं कि हाई कोर्ट से क्लियरली जो बैट बल्ला का निशान जिस तरीके से लिया गया है। अभी तो आमिर साहब एक और मसला खड़ा हो गया ना, ये 1971 में सानिया बांग्लादेश जो था वो इलेक्शन कंट्रोवर्सी था कि उसके अंदर एक पार्टी जो कि इलेक्शन जीती हुई थी उसको मौका नहीं दिया गया था, उनको हुकूमत बनाने की इजाज़त नहीं हुई थी, ये वजह हुई उसका थी। नतीजा बरामद हुआ ना? 77 में भी इलेक्शन कंट्रोवर्सी थी, मगर 77 में यकीन करें ये स्केल नहीं था। भुट्टो साहब बहरहाल उनके ओवरवेलमिंग अक्सरियत से उन्होंने जीत जाना था, मगर उनके कुछ अफसरान ने वो ओवरडू किया जिससे ये कंट्रोवर्सी हो गई। इलेक्शन का प्रोसेस जब शुरू हो जाता है, लोग मोबिलाइज हो जाते हैं, कैंडिडेट्स मैदान में आ जाते हैं, तो उसके बाद उसके आगे एक बंद बांधने से नुकसानात होते हैं। मैं कहता हूँ इवन 2008 में जो बीबी की असैसिनेशन हुई वो भी इलेक्शन कैंपेन थी ना, और उसके बाद वो बहुत ताकतवर आदमी थे परवेज मुशर्रफ साहब,
अगर वो वर्दी ना उतारते तो वो शायद पता नहीं कितने साल और रहते। उनको वर्दी उस इलेक्शन कंट्रोवर्सी की वजह से, जिसके अंदर बीबी की शहादत हो गई, तो उनको वो वर्दी उतारनी पड़ी। सो खुदा ना खास्ता ये हम उस तरफ ना लेके जाएं, क्योंकि इससे बेहतरी नहीं होगी। अगर ये कोई समझ रहा है, पहले जो थे 2018 के भी कंट्रोवर्शियल थे, 2013 के भी कंट्रोवर्शियल थे, इलेक्शन कंट्रोवर्शियल 2024 में तो सारे बखिए उधेड़ दिए आमिर साहब। ये स्केल नहीं था। जब इस स्केल पे दो फर्क हैं, आज में और अब में और तब में दो फर्क हैं बड़े। एक ये कि स्केल पे नहीं हुआ था, दूसरा यह है कि अब की और तब की दुनिया बहुत फर्क है। एग्जैक्टली एक मुल्क के अंदर जो है डोमेस्टिकली फर्क है कि मुल्क के अंदर जो महंगाई की सूरत हाल है, जितने लोग बिजली, पानी, पेट्रोल, महंगाई से, आटा चीनी की कीमतों से तंग है ना, इतने पहले कभी तंग नहीं थे। सो हम अफोर्ड नहीं करते कि मज़ीद सियासी गैर इस्तेहकाम हो, गैर इक़्तिसादी इस्तेहकाम हो। सो हमें मरहम चाहिए है, उसके लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी दूसरा, इंटरनेशनली खित्ते के अंदर और बैन अल-अक़वामी तौर पर तो अभी वो नहीं नज़र आता कि हमारे लिए जो है या अमेरिकन डॉलर आएंगे तो इवन जो हमारी जो ट्रेडिशनल जो हेल्प करने के लिए मुल्क आ जाते थे खित्ते में, मिडल ईस्ट से या चाइना, उनकी तरफ से भी इशारे मिल रहे हैं कि अगर हालात यहाँ बुरे हुए तो हमारा यहाँ संभालने वाला कोई नहीं होगा। स्ट्रेटेजिकली हम देखें आमिर साहब तो बहुत ज्यादा हमें नजर आता है तब्दीली, बदलाव नजर आता है। अवाम का जो बर्ताव है, उनकी सोच है, उसमें बदलाव है, टेक्नोलॉजी में बदलाव है, सोशल मीडिया में बदलाव है। ये सारी चीजें 2018 से 24 तक जो है बदल गई हैं। मैं चाहूंगी कि अब गुफ्तगू को मजीद आगे लेके चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ सीनियर तजज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया मज़हर साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। जी मैं मज़हर, आपने मेरा शायद थोड़ा सा नोहा सुना होगा। ये नोहा मैं भी बड़े अरसे से पढ़ रहा हूँ और भी हमारे कुलीग्स पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं कि ये नविश्ता दीवार लगता है कि अगर ये हालात इस तरह ही जाते हैं इसके अच्छे नतीजे नहीं होंगे। मैं थक गया हूँ ये नोहा पढ़ते पढ़ते। मैं चाहूँ कि ओवरऑल ज़रा अब आप बताएं कि आपने भी मेरी तरह 85 से सारे इलेक्शन देखते आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं हालात? जी शुक्रिया। मैंने तो आज बड़ा तफसील से ये नोहा लिखा है जंग के अंदर, जंग के सप्लीमेंट में पूरी जी मैंने पढ़ा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा जरा उनके लिए दोबारा बयान फरमाए। हाँ, यही आमिर, यही बात है कि हमने बदकिस्मती से कुछ सीख नहीं रहे हम, और इम्प्रूवमेंट नहीं लग रही। लॉज बना लेते हैं, लॉज बना लेते हैं, अच्छी बात है, लॉज बना लेते हैं, लेकिन इन्फोर्स नहीं करते। बहुत मिसाल दी जाती है 18वीं तरमीम की। 18वीं तरमीम बहुत अच्छा आपने अमेंडमेंट की, लेकिन उसको वहाँ ब्लॉक कर दिया आपने कि नेशनल से प्रोविंशियल असेंबली गए, प्रोविंशियल से लोकल बॉडीज़ तक नहीं गई, पावर नहीं किया लोकल बॉडीज़ को। इसी तरह इलेक्शन कमीशन के रूल्स में हमने तब्दीली की थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास पहले वीटो पावर होती थी, वो आपने ख़त्म कर दी। सब इक्वल अब नंबर ऑफ वो होते हैं। इलेक्शन कमीशन आप अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन, फिर वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर कंट्रोवर्शियल हो जाता है। तो ये मुसलसल चीज़ें हो रही हैं। आउटसाइड इंटरफेरेंस भी होती है, नॉन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होती है, उससे भी नुकसान होता है। जुडिशल इंटरफेरेंस भी होती है, उससे भी नुकसान होता है। ऐसा लगता है कि जो फोर्थ पिलर को तो एक साइड में रखें, उसके अपने मसले मसाइल हैं, लेकिन बाकी 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं, वो एक दूसरे के मामलात में बहुत हद तक इनक्रोच करते हैं, जिससे कंट्रोवर्सीज मजीद जो है वो होती हैं, और उसकी वजह से जो उसके अपनी पावर्स होती हैं वो सही यूटिलाइज नहीं कर सकता। एक तो ये है। दूसरा ये कि बहुत इतना क्लियर पैटर्न है। देखिए, इलेक्शन कमीशन जैसे ही इलेक्शन डेट का ऐलान होता है तो इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, अगर आप वो सही मानों में अपनी वो पावर एक्सरसाइज करें। लेकिन ऐसा नहीं होता कि, और इलेक्शन कमीशन की ऐसी खामोशी बड़ी मानाखेज होती है कि लोगों को एमपीओ के तहत बंद किया जा रहा है, एक केस से वो रिहा होते हैं, दूसरे केस में बंद कर दिया जाता है। इस चीज़ को रोकना भी इलेक्शन कमीशन का काम है कि आइदर यू शुड कम आउट विद स्पेसिफिक केसेस। उठा के एमपीओ का मतलब ये है कि आपके पास कोई केस नहीं है, बस आपने बंद कर दिया किसी को उठा के। ये जो चीज़ें हैं ये प्री पोल रिगिंग के जुमरे में आती हैं। मज़हर,
बाकी ये अगली स्टेज है। जाहिर है कि कहने को तो अदालतें कहेंगी जनाब हमने तरीकाकार बनाया हुआ है, इसके बाद इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं उनके पास ये जाएंगे और वो देखेंगे। तो ये अगर तो इनफरादी तौर पे ये केसेस जाएं तो बिल्कुल समझ आता है कि निज़ाम में ये गुंजाइश मौजूद है कि इन सब पार्टियों को ये जो है अगर एतराज़ात दूर हो जाएंगे। पर दो बातें, पहली तो बात ये है कि उसके लिए एक और जो रोड़ा अटकाया जा रहा है वो ये है कि वजूहात नहीं बताई जा रही हैं। अभी ये शिकायत आ रही है कि उनके लिए टेकअप करना तब होता है अगर ये बताया जाए कि तमाम ये जो एतराज़ात जो मुस्तरद कागजात हुए हैं ये इन वजूहात पे हैं। तो ये शिकायत आ रही है कि उसके लिए वो उसकी तफसील देनी होती है जो कि आरओ हजरात नहीं दे रहे। अब टाइमिंग की भी बात है, बीच में चंद दिन होते हैं, बड़े मुख्तसर दिन होते हैं, उसके अंदर वो तफसील नहीं अगर आती तो आगे फैसला नहीं होता और उनके पास तस्वीर नहीं आती, वो कहेंगे जनाब ये ठीक है। दूसरा मेरा जो क्वेश्चन है आपसे कि इनफरादी तौर पे तो ये जब इतना बड़ा स्केल हो कि जो 90% ये फाफिन के मैं देख रहा था उन्होंने परसेंटेज दी हुई है, मगर और भी क्लेम्स आ रहे हैं कि ये 80 से लेकर 90% तक एक ही पार्टी के हैं। तो क्या इसके बाद हायर ये क्या ट्राइब्यूनल्स के तक ही छोड़ा जाएगा या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को ये कुछ एक्शन लेना पड़ेगा कि ये कोई लार्जर गेम हो रही है, ये किसी जानबूझ के सोची समझी प्लान के तहत ये किया गया है? लगता तो यही है क्योंकि उसकी बड़ी बेसिक सी आज ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अब्बा ने भी ये कहा है कि आरओज को फैसले तो बताने चाहिए कि फैसला क्या दिया है, किस ग्राउंड पे आपने किसी के नॉमिनेशन रिजेक्ट किए हैं। और इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जब जाएंगे तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल का भी ये फर्ज है कि वो आरओज से पूछे ना, अगर उन्होंने फैसले नहीं दिए हैं तो फिर बताएं कि रीजनिंग तो आपको ज़रूरी होती है, रीजनिंग देना कि क्यों आपने किसी के पेपर्स रिजेक्ट किए हैं। तो वो तो मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल में ये सवाल तो ज़रूर उठेगा और इसका सवाल का जवाब आरओ को देना पड़ेगा। लेकिन वो जो मैंने कहा कि सिर्फ ये नामजदगियों का मसला नहीं है, लेकिन एक पैटर्न जो है वो बहुत वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है, जिसमें हैरेसमेंट भी शामिल है, जिसमें गिरफ्तारियां भी शामिल हैं, जिसमें जो है वो सिर्फ कैंडिडेट्स ही नहीं उनके कवरिंग कैंडिडेट्स को भी प्रॉब्लम, प्रपोजर सेकेंडर को के साथ भी प्रॉब्लम। तो ये ओवरऑल जो पैटर्न है इससे इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात उठ रहे हैं। मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस चीज़ को संजीदगी से देखना चाहिए। हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं, दुनिया के कई ममालिक में 2024 में इलेक्शन हो रहे हैं, आपके पड़ोसी ममालिक में इलेक्शन हो रहे हैं, भारत में इलेक्शन होने वाले हैं, बांग्लादेश में अभी 7 जनवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, श्रीलंका में हो रहे हैं, भूटान में हो रहे हैं। हमारी मिसाल इन इलेक्शन के बाद किन ममालिक में जाएगी ये हमें देखना चाहिए और इसके असरात। ये जो जुमला है ना आपका कि अभी आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए, ट्राइब्यूनल को देखना चाहिए, तो ये देखने वाली स्टेज है तो आगे बात जा चुकी। मैं देख रहा था अभी, वो देख ही रहे हैं कि ये आप पर हम ये बात कर रहे थे कि जनाब जिस तरीके से बल्ले का निशान लिया गया है वो उसकी कोई जो है मंतक नहीं समझ आती कि जो आर्गुमेंट जिस पे लिया गया। तो अभी फिलहाल तो वो स्टे दिया है पेशावर हाई कोर्ट ने, मगर आज उन्होंने एक और मैं देख रहा था नोटिस जारी किया है इलेक्शन कमीशन ने। उन्होंने 14 सियासी जमातों को भी ये जो है ना इलेक्शन के ऊपर इंट्रा पार्टी के ऊपर नोटिस कर दिया है। अब वो 14 की 14 जो है ना उनके नाम में अगर आपको पढ़ूं कि एक ज़माने में जेयूपी बड़ी पार्टी होती थी, अब उनका मेरा नहीं ख्याल है पूरे पाकिस्तान में एक भी एमएनए इलेक्ट होता है। वो उनके नूरानी साहब के साहबजादे शोर बड़ा मचाते हैं मगर कराची से जीत नहीं सकते हैं। उनके अलावा वो फिर भी नोन है, बाकी कोई पाकिस्तान माइनॉरिटी अलायंस है, वो चुन चुन के नाम लिए गए हैं कि क्या है कि वो जो फिल्म है कासाब्लांका उसमें कहते हैं ना कि वो डायलॉग है बड़ा मशहूर कि दी गेट होल्ड ऑफ द यूजुअल सस्पेक्ट्स, कि वो वगैरह वगैरह को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ये वगैरह वगैरह 14 पार्टियों को नोटिस दे के वो ये आर्गूमेंट बना रहे हैं कि देखें अकेले आपको नहीं दिया, ये और पार्टियों को भी दिया है। बिल्कुल यही मैं अभी ये कह रहा था कि वो जब इन पे ये दबाव आया है तो ये बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे ये कर रहे हैं। और जेयूपी तो बहुत ही वैसी सी छोटी सी जमात रह गई है
लेकिन ये या तो आप और भी मेन स्ट्रीम पार्टीज को देना। आप एक कोई चंद साल पहले गालिबन बलूचिस्तान की एक जमात थी, उसके एक कैंडिडेट ने, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, उन्होंने चैलेंज किया था इलेक्शन, और जिसने चैलेंज किया था उनके हक में फैसला दिया गया था। गालिबन BNP अवामी या इस तरह वो जमात थी उसके इलेक्शंस के ऊपर। लेकिन आपने अव्वल तो ये कि आपने, अच्छा, या तो ये आर्गूमेंट दिया जा रहा था कि जी उनके किसी ने शिकायत की थी तो हमने इसलिए PTI का वो किया। तो ये जितनी जमातों की लिस्ट दी है, इसमें क्या कुछ शिकायतें मौसूल हुई हैं इनके इंतखाबात के? ये बिल्कुल एक बैलेंसिंग एक्ट है, और ये गिल्ट शो करता है इलेक्शन कमीशन का। तो अब अगर देखें अब इसके मसले पे भी क्या होता है, कल बड़ा इंपॉर्टेंट केस है सुप्रीम कोर्ट में, जो 7 रुकनी बेंच का। मैं वही कह रहा था कि लोग फिर ये अदालतों के मुतालिक हम बड़े मोहतात होते हैं, तो लोग फिर एक कॉन्ट्रास्ट देखते हैं कि एक तरफ ये सारा कुछ हो रहा है और एक दूसरी तरफ के जो रोड़े हैं, शायद आप और हम भी बात करते रहे कि वो फैसला जो था वो शायद उसका रिव्यू होना चाहिए था, मगर टाइमिंग का मिला के लोग फिर कॉन्ट्रास्ट भी देखते हैं। बिल्कुल यही हो रहा है ना। देखिए, हमारे यहाँ हर चीज कंट्रोवर्शियल होती जा रही है। कंट्रोवर्सीज में वही लग रहा है कि जैसे पुराना साल जो है उसको भी एक एक्सटेंशन मिल गई है नए साल की, तो वो भी 2023 का तसलसल ही 2024 में हमें होता नजर आ रहा है। इलेक्शन नहीं होंगे तो ये तो बहुत खतरनाक बात है, लेकिन मेरे आई होप और आई हैव नो डाउट कि इलेक्शंस 8 फरवरी को ही हो जाएं। लेकिन इलेक्शंस के करीब भी मुझे सिचुएशन अच्छी होती नज़र नहीं आ रही, और इलेक्शन के बाद भी कोई इस्तेकाम होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं उससे तो शायद ही कोई इदारा बचा है। और मेरा ख्याल है इस वक्त सबसे ज़्यादा दबाव जुडिशरी के ऊपर है, और हर तरह से, क्योंकि आप मेरे हक़ में फ़ैसला देंगे तो आप आज़ाद अदलिया हैं, आप मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला देंगे तो आप जो है वो उस पर शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल आएगा। कि ये जो मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर समझ रहे हैं कि ये उनका दाव लग रहा है और उनको लगा लेना चाहिए, तो क्या ये समझते हैं कि इनको नहीं नज़र आ रहा जो आपको, मुझे, हर एक को नज़र आ रहा है कि ये इतना आसान नहीं होगा, ये किसी बेहतरी की तरफ हालात नहीं जा रहे? बिल्कुल आमिर, मसला ये है मेरे ख्याल में कि आप ज़ाहिर है पंजाब की पॉलिटिक्स को मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मियाँ साहब ने बहुत बुरी तरह जो है रेड की है पंजाब की विकेट। जो पिछले 3-3.5 साल का गैप है मियाँ साहब का पंजाब ग्राउंड रियलिटी से, वो बड़ा मुख्तलिफ है। जो पंजाब में 2018 के बाद आप देखें कि जब मियाँ साहब गए थे 2020 में, तो मुस्लिम लीग नून पंजाब में बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में थी। हालांकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत की ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लोकल बॉडीज इलेक्शन कराएं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए तो नून लीग जीत जाएगी। तो लेकिन जब मियाँ साहब अब वापस आए हैं 2023 में अक्टूबर में, तो उन्हें एहसास शायद हो रहा होगा कि जो इस वक्त ग्राउंड पे सूरत हाल है वो बहुत मुख्तलिफ है। उनको ये एहसास हो रहा होगा कि जो 16-18 महीने में जो चीज़ें हुई हैं उससे बहुत नुकसान हुआ है। उनको ये एहसास हो रहा होगा कि बहुत बेहतर था, और शायद उस वक्त एक फ़ैसला हुआ था, नहीं हो सका कि इलेक्शन फ़ौरन करवा दिए जाएँ अदम एतमाद की तहरीक के बाद। उसके जो नुकसानात हैं और जो खला पैदा हुआ है, देखिए 2000 में मियाँ साहब जब गए थे तो 2007 में जब वापस आए थे तो मियाँ साहब को इतना नुकसान नहीं हुआ था। वहाँ 2007 की सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ थी। 2000 हालांकि 7 साल का गैप था, लेकिन उसके बाद जो ये नया वोटर आया है, ये नई क्लास आई है जो पॉलिटिक्स में, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आई है, उसने पंजाब की अर्बन और इवन रूरल पंजाब की मेंटालिटी और साइकी को बड़ा तब्दील किया है। और वैसे भी पंजाब की सियासत में जो ज़्यादा एग्रेसिव होता है, जो ज़्यादा जो वो होता है, जो जिसको बहादुर कहते हैं, उसको पंजाब ज़्यादा लाइक करता है। भुट्टो की सारी ज़िंदगी पंजाब की पॉलिटिक्स की जो डोमिनेंस रही, वो उसका वही नेशनलिस्टिक कैरेक्टर था इंडिया के साथ, और वो सारी जो चीज़ें थी जिसने भुट्टो को पॉपुलर किया।
नवाज शरीफ साहब 2 मरतबा कॉम्प्रोमाइज़ करके बाहर गए। इमरान खान के बारे में बहुत से लोगों का ख्याल था कि जेल नहीं काट पाएगा, फ़ौरन वापस चला जाएगा, लेकिन हमने देखा कि पिछले 150 दिन से तकरीबन जो है वो जेल में है, बिल्कुल बात नहीं किसी से हो रही। तो ये चीज़ें पंजाब में बड़ा काउंट करती हैं। एक और चीज जो आपने कहा, एक तो सड़कों के ऊपर स्ट्रीट सिचुएशन बदल गई है, मगर दूसरी एक पार्टी की नौयत भी हैयत भी इनकी नून लीग की बहुत बदल गई है कि मियां साहब की टोटल जो एक होल्ड होता था, ये शाहिद खाकान अब्बासी, इस वक्त मिफ्ता इस्माइल, मोहम्मद जुबैर, और अगर थोड़ा सा और पीछे ले जाएं तो ये सिलसिला शुरू हुआ था जब चौधरी निसार ने अलहदगी इख्तियार की थी। और चौधरी निसार, मेहताब अब्बासी भी इनके चीफ मिनिस्टर रहे हुए हैं। केपी का पूरा विंग वो उन्होंने खत्म कर दिया है, वो एक किस्म का वहां पे झाड़ू फिर गया है केपी में इनकी बेस के ऊपर। प्लीज जारी रखिएगा। यही मैं कह रहा हूं कि अब चूंकि एक और पार्टी भी है जिसका नेशनल बेस है जो चारों सूबों में है, तो अब मेरा ख्याल है ये अगर ये PMLN को ये सिर्फ शरीफ फैमिली की तरफ जो रखते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा, अभी आप देखें कि रोहिल असगर और उनका इशू चल रहा है इस वक्त अयाज सादिक का। हमें एजाज़ हासिल हुआ कि हमने ये खबर ब्रेक की थी कि ये लड़ाई मारकुटाई चल रही है, और वहाँ पे एक जो एक ट्रेंड आपको लाहौर में नाज़रीन के लिए शेयर कर लें कि वहाँ पे ये जो इस तरह की लड़ाइयाँ चल रही हैं, क्योंकि वहाँ पे एक आहनी गिरफ्त रख रही है, तो एक तरीका कार है, 2 किस्म के ग्रुप बन गए। एक है जो चापलूसी करता है कि जनाब मैं आपको आपके कदमों में लीडरशिप के फेंकता हूँ, जैसा कि याद सादिक साहब ने कहा कि जनाब मेरा हल्का तो गया मगर पार्टी जो कहेगी। दूसरी तरफ वो एक लोग हैं जिस तरह के रोहिल असगर हैं। रोहिल असगर खां, जिनको नहीं पता, वो नवाज शरीफ साहब से प्रीडेट करते हैं। ये 85 में आए हैं, मगर रोहिल असगर के वालिद जो शेख असगर और मिराजुद्दीन साहब लाहौर के 2 पुराने सियासी मुखालफी, आपस में मुखालफत करने वाले धड़े थे, तो वो पहले से 70 से पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं। सो उनकी एक इंडिपेंडेंट बेस भी है उस इलाके में, तो वो इसलिए उनसे वो या सादिक वाली वो एक्सपेक्ट करना कि वो बगावत नहीं करेंगे, तो वो नजर आ रहा है, मगर टिल्ट किधर जाएगा। ये बहुत आमिर, ये जो चीजें, ये जो क्रैक्स बहुत ज्यादा वाजे हुए ना, ये हुए जब हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। वो आपको बड़ा वादे नजर आएगा। आप जावेद लतीफ से बात करें तो वो नवाज शरीफ साहब के बारे में तो बहुत अच्छी राय रखते हैं और सारी वो रखते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ के बारे में अगर उनसे पूछें तो वो बहुत ज्यादा, और ऐसे और भी बहुत से लोग होंगे। बिल्कुल ऐसे यही फैसलाबाद में है। फैसलाबाद में भी जाहिर है इन्होंने जो है वो शांतनी राजा रियाज को और नवाब शेर वसीर को, लोटों को जो एडजस्ट किया है, तो वहां भी जाहिर है एक रिजेंटमेंट है। इस तरह ही मुल्तान के अंदर इशू है, हर जगह ये इशू है। आमिर, हुआ ये है कि जब इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे थे तो और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने बहुत से जो इंडिपेंडेंट लोग थे जो PTI से टूट कर आए थे, वो थे, उन सबको आपने यकीन दहानियां करवा दी कि आपको टिकट मिलेगा उसका। लेकिन जो अब आपको पता चला उस वक्त तो वो कर दिया आपने। अब जब आपके इलेक्शन का टाइम आ रहा है तो जाहिर है मुस्लिम लीग नून के अंदर ये हो रहा है, जो मुस्लिम लीग नून का पुराना आदमी है वो कह रहा है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैंने पूरी लड़ाई लड़ी है, आके आपने एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की खातिर दूसरे के हवाले कर दी, मुझे कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया आपने कि आप ये सीट उसको। तो इट्स नॉट वेरी ईजी, मतलब मुस्लिम मियां नवाज शरीफ के लिए ये आसान इलेक्शन नहीं है ये उनके लिए, इसके बावजूद कि उनको बिल्कुल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। अगर वो कल का फैसला पे डिपेंड करता है, ज़्यादा इम्कान इसी का है कि शायद लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो जाए। लेकिन लाहौर जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमेशा से इन भाइयों की सेफेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी थी,
वो अब उतनी सेफेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। अगर पीटीआई का कोई भी ये हासिल प्रोग्राम, ये जुमला था आपका कि इस मार धाड़ के बावजूद भी इतना आसान नहीं है। पंजाब का तो करेंगे, मैं क्विकली चाह रहा हूं कि आपसे थोड़ा सा सिंध का भी समझ लूं कि वहां पे जो ये पहले तो सिंध में ये ख्याल था ना कि सिर्फ पीटीआई को दीवार पे लगाना है। अब ये जो जीडीए के जो लीडर हैं, फहमीदा मिर्जा के भी रिजेक्ट हो गए हैं, जुल्फकार मिर्जा के भी, उस खानदान के भी रिजेक्ट हो गए हैं, तो क्या वो तो पीपल्स पार्टी को भी बेनिफिशियरी तो उसके पीपल्स पार्टी ही होगी वहां पे। बहुत ज्यादा देखिए, इस वक्त तो पीपल्स पार्टी बज़ाहिर बहुत आगे नजर आ रही है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग ये है आमिर के बिलावल इज नॉट वेरी कंफर्टेबल इवन इन लाड़काना। जो 2018 का इलेक्शन था, बिलावल वैसे तो जीते थे, लेकिन लाड़काना शहर से वो हार गए थे। और ये जो सिचुएशन, अदरवाइज पीपल्स पार्टी का तो मुझे सिंध में क्लीन स्वीप लग रहा है, क्योंकि जो जीडीए के लोग थे, जो इलेक्टेबल्स जिन्हें हम कहें, उनमें जैसे मेहर, अली गौर मेहर वगैरह, ये मेहर वो भी पीपल्स पार्टी में चले गए हैं, और भी मजीद लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इशारे भी उनको नहीं मिल रहे। एमक्यूएम, अगर पीटीआई को बल्ले का निशान मिल जाता है, तो पीटीआई अगर रहती है मैदान में, तो उसका पीपल्स पार्टी से ज़्यादा एमक्यूएम को नुकसान होगा। और अगर शहबाज शरीफ वहां से लड़ रहे हैं, एमक्यूएम का मैं बड़ा जो समझना चाहूंगा कि वो मैं देख रहा था खबर कि उन्होंने जो बातचीत चल रही थी आपस में इंतखाबी इत्तेहाद की, तो उन्होंने कहा जी 3 पे तो हो सकता है, यानी जो एमक्यूएम की सीटें नहीं है, 2 मलीर की और 1 लियारी की, चले वो तो ठीक है। अब सवाल वो उन्होंने कहा जी वो चौथी पे शहबाज शरीफ पे रहा है, क्योंकि वहां पे मुस्तफा कमाल हैं, तो क्या वहां पे एक तो, और तो बाकी सीटों पे तो उन्होंने बात ही नहीं की, तो ये तो विन विन है एमक्यूएम के लिए। तो क्या इसमें ये मुस्तफा कमाल की भी कुर्बानी नहीं देनी, तो फिर किस बात की देनी है? हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में कि शायद इस पे हो जाए, हो ऐन मुमकिन है। अब मसला ये है कि यहाँ जो एमक्यूएम पाकिस्तान का मसला ये है कि 2018 में उनसे बहुत सी सीटें छीन ली गई थी। वो ये समझते हैं कि उस वक्त 2018 में एमक्यूएम बहुत बेहतर पोजीशन में थी। आज 2024 में एमक्यूएम बहुत बेहतर पोजीशन में नहीं है। मैं इलेक्टोरल बात कर रहा हूँ, इसलिए मेरा ख्याल है उनका इत्तेहाद हो जाएगा। ऐन मुमकिन है कि अगर ऊपर की सूरत हाल बेहतर होती है, तो ऐन मुमकिन है कि मुस्तफ़ा कमाल उधर से विड्रॉ कर जाएं, दूसरी जगह से लड़ लें, क्योंकि शहबाज शरीफ बहरहाल 2018 में वहाँ से सीट निकाल गए थे। चीज़ें तब्दील हो गई, वो अलग बात है। तो इसलिए पीएमएलएन और एमक्यूएम का तो इत्तेहाद होता नज़र आ रहा है। लेकिन जो यहाँ इस वक्त इम्पॉर्टेंट है कि अगर पीटीआई किसी न किसी शक्ल में रहती है शहर में और बल्ले के निशान के साथ रहती है, तो उसका नुकसान एमक्यूएम पाकिस्तान को ज़्यादा होगा, क्योंकि उनका ही वोटर उधर गया है, उनका गया है या तहरीक लब्बैक का गया है वोटर एमक्यूएम का। तो तहरीक लब्बैक भी एक, क्योंकि हर इलेक्शन में वो 15-20 हज़ार वोट ज़रूर ले लेते हैं। लियारी में भी वही जो है वो डिफरेंस था जो तहरीक लब्बैक का था। और ये जो सिचुएशन है, इसमें लग ये रहा है कि पीपल्स पार्टी का, देखिए पीपल्स पार्टी का पहली मर्तबा 4 बड़े शहरों से, अर्बन सिंध की बात कर रहा हूँ, 4 बड़े शहरों में मेयर उनका है। अब कराची के मेयर पे आप 2 राय रख सकते हैं कि कराची के मेयर, लेकिन लास्ट ये मुझे इशारा कर रही है, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। क्विकली जो है पूरे पाकिस्तान में जिसका दाव लग रहा है, नवाज शरीफ साहब लाहौर में, कराची में, पीपल्स पार्टी सिंध में, वो कह रहे हैं दाव लगा लें। एक लोन वॉइस है, वो है मौलाना फजलुर रहमान, वो अकेले हैं, वो ज़ामत कर रहे हैं कि नहीं इलेक्शन नहीं चाहिए। क्यों? आप 2013 और 2018 का रिजल्ट उठा के देख लें, आपको समझ में आ जाएगा क्यों। क्योंकि मौलाना नहीं जीत सके ना, 2013 में भी नहीं जीत पाए थे ना, और 2018 में भी। देखिए 2008 के इलेक्शन, 2013 के इलेक्शन वॉज द टर्निंग पॉइंट। 2013 के इलेक्शन में पीटीआई इमर्ज होके आई एज अ थर्ड ऑप्शन। पीटीआई ने बहुत जल्दबाजी की 2013 में, वरना वो एक बड़ी अच्छी, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी गवर्नमेंट थी, पंजाब में आप एक बड़ी अपोजिशन बनकर उभरे थे, सिंध में भी आपके कुछ लोग जीते थे,
इतनी आप चलते प्रोटेस्ट सब कुछ करते, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे चले गए उसमें। और फिर 2018 में फिर ये सारे रोल आपको पता है, कहीं जनरल पाशा का नाम आ रहा, कहीं जनरल ज़हीर का नाम आ रहा, ये सारे नाम आके तो उनके साथ पीटीआई के साथ जुड़ते चले गए। इससे पीटीआई को फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्टेबल्स, गैर ज़रूरी इलेक्टेबल जो निकल गए, उन सबको इमरान खान लेते रहे, अपने साथ मिलाते रहे, और वो ऐसा ग्रुप बन गया कि उनके जो पुराने नजरियाती लोग थे वो साइड लाइन हो गए। भाई इसमें इन हालात में भी, जिसमें जो है पूरे पाकिस्तान में जो है वो बंद करके 90% एक पार्टी के जो है नामजद नहीं है, अगर इस हालात में भी मौलाना को लग रहा है कि उनका दाव नहीं लगता तो पता नहीं कब लगेगा। बिल्कुल मुख्तसर, बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब, आपका बेहद शुक्रिया, देखने वालों को शुक्रिया। मुझे इजाजत दी, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।